समस्त विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। अनिल प्रसाद जी, राम नारायण जी, जूली जी जिन्हें मैं देख पा रही हूँ, भुवनेश्वर जी, सभी को मेरा नमस्कार। क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर की जब हम बात करते हैं तो सभी जानते हैं कि एक तो औपचारिक शिक्षा है जो एक पद के लिए आवश्यक होती है। यदि वो हमारे पास में है, उसे हम हमारे पास योग्यता है तो हम उस पद के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जब हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि यदि शिक्षक शब्द जो है, तो इसमें शी, श और क 3 शब्द बने हैं। तो यदि इसका प्रत्येक शब्द के अनुसार यदि हम अर्थ निकालें, शी से सबसे पहला तो यह आवश्यक होता है कि शिक्षक को शिक्षित होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि उसमें उतनी योग्यता होना चाहिए जिस काम के लिए उसे रखा गया है या जिस पद पे वो है, उस पद के लिए निर्धारित योग्यता या उतनी शिक्षक में होनी चाहिए। दूसरा है कि वो उसमें क्षमता होनी चाहिए, या इसके साथ में एक और गुण है कि शिक्षक को क्षमावान होना चाहिए। मैं अभी औपचारिक शिक्षा की बात कर रही हूँ, अनौपचारिक शिक्षा की बात कर रही हूँ। औपचारिक रूप से तो हम सभी जानते हैं, जैसे हम हायर एजुकेशन में हैं तो हमें पीजी होना है, नेट या सेट या पीएचडी या एमफिल, एक कोई डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। फिर हम यूजीसी की पीएससी एग्जाम देंगे, उसमें क्वालिफाई होंगे। जैसा अभी भुवनेश्वर जी ने कहा कि वैकल्पिक जो परीक्षा का माध्यम हो गया है, उससे एक शिक्षक का पूर्ण रूप से हम शिक्षक के लिए जो योग्यता है उसका आकलन नहीं कर पाते। क्योंकि पहले जो साक्षात्कार होता था और जो लिखित परीक्षा होती थी और जो वैकल्पिक होती थी, तीनों परीक्षाएं मिलकर ही उसका आकलन पूर्ण रूप से संभव हो पाता था और एक अच्छे शिक्षक निकल कर आते थे जो अपने बच्चों को बहुत उचित मार्गदर्शन दे पाते थे। तो दूसरी जो बात मैं क्षमता की कर रही थी, इसके साथ ही मुझे लगता है कि शिक्षक को क्षमावान होना चाहिए। यदि हम एक व्यक्तित्व के रूप में उसके गुणों को देखते हैं, तो शिक्षक जो है वो अपने विद्यार्थियों के प्रति क्षमावान होना चाहिए। और तीसरा अक्षर आता है क। क से मुझे लगता है कि कर्तव्य निष्ठता जो है वो शिक्षक में सबसे बड़ी गुण होना चाहिए। कि शिक्षक हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है, कर्तव्यनिष्ठ है, तो स्वयं के लिए, विद्यार्थी के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे सकता है। इसी प्रकार से यदि शिक्षक को अंग्रेजी में जो टीचर कहा जाता है, तो टीचर की स्पेलिंग हम देखते हैं TEACHER। इसके भी यदि हम प्रत्येक शब्द की, प्रत्येक अल्फाबेट की यदि हम व्याख्या करें, तो सबसे पहला जो टी है, तो टी से तो मुझे लगता है कि जो टीचिंग कैपेबिलिटी है, जैसा हमने हिंदी में भी देखा था कि प्रत्येक शिक्षक में टीचिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में यदि ई आता है, तो ई से तो हम निकालेंगे कि एक जो टीचर है या शिक्षक है, एजुकेटेड होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है ए। ए से मुझे लगता है शिक्षक में एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, ताकि वो अपने कार्य को अच्छे से निभा सके। उसके बाद में हम देखते हैं कि सी, सी से हम ले सकते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आया है उसका चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। तो एक अच्छे शिक्षक का कैरेक्टर जो है, चरित्र है, वो बहुत उत्तम होना चाहिए। उसके बाद में आता है एच। तो एच को हम हेल्थ से ले सकते हैं या स्वस्थ से। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, ऐसा हम सभी सुनते हैं, महात्मा गांधी या विभिन्न विद्वानों ने कहा है। तो मुझे लगता है कि शिक्षक का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि वो अपने कार्य को अच्छे से कर सके। इसके बाद में हम देखते हैं कि ई, ई से उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए, एफर्टलेस एफिशिएंसी। यानी वो जो काम को करे तो उसमें इतनी क्षमता हो कि वो एफर्टलेस अपने काम को पूरा कर सके। और उसके बाद में अंतिम अल्फाबेट आता है आर। आर से मतलब रेगुलर। रेगुलर मतलब शिक्षक को अपने कार्य के प्रति इतना रेगुलर या नियमित होना चाहिए कि वो लापरवाही ना कर सके। तो ये तो बात हुई शिक्षक शब्द और टीचर शब्द की, यदि हमने प्रत्येक अक्षर या अल्फाबेट की व्याख्या की। अब यदि शिक्षा के तौर पे हम बात करते हैं, तो शिक्षा की परिभाषाएं जिन भी विद्वानों ने दी है, तो बहुत से विद्वानों ने ये कहा है कि शिक्षा जो होती है वो विद्यार्थी के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इसका बहुमुखी विकास करती है। तो एक शिक्षक में वो योग्यता होनी चाहिए कि अपने बच्चे का, जैसे वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हम देख रहे हैं कि विद्यार्थी केवल पास होना चाहते हैं, मतलब डिग्री लेना चाहते हैं, उनमें सीखने की ललक नहीं। तो एक अच्छा जो शिक्षक है उसमें स्वयं में भी सीखने की ललक होनी चाहिए और वो अपने विद्यार्थियों को सिखाए और सिखाने के साथ में उनमें समझ विकसित करे। यानी किसी भी
विचार के प्रति एक समझ यदि विकसित हो जाएगी, क्षमा चाहती हूँ, मेरा गला बहुत थोड़ा खराब है। अभी जैसे भुवनेश्वर जी ने भी जो बात की थी कि भाई जो शिक्षक भर्ती हो रही है तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग आते हैं। तो यदि आपके पास में डिग्रियां हैं और उपलब्धियां बहुत सारी है तो आप क्वालिफाई तो हो सकते हैं, लेकिन एजुकेटेड नहीं हो सकते। एजुकेटेड का मेरा मतलब शिक्षा लेने से नहीं है। जो ज्ञान है और जो सीखने की परंपरा है, उस ज्ञान को सीखने की जो ललक है, या उस ज्ञान को सीख कर और विद्यार्थियों तक पहुंचाने का जो जज्बा है, वो मुझे लगता है कि हर शिक्षक में होना चाहिए। इसके बाद में ये सभी जानते हैं कि कहा जाता है कि शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है। कहने का ये मतलब है कि बच्चे के अंदर जो भी योग्यता है, बच्चे में क्वालिटी होती है, लेकिन शिक्षक का काम यह है कि उस क्वालिटी को, उस योग्यता को बाहर निकाल के लाए। वो एक ऐसा मार्गदर्शन दे कि बच्चे की जो योग्यता है वो उभर कर आए और वो योग्यता उसके भविष्य में, उसके जीवन के काम आए। इसके साथ हम देखते हैं कि यदि हम जीवन मूल्यों की बात करें तो मेरी मेरी बात से सभी लोग सहमत होंगे कि एक जो शिक्षक है उसमें जीवन मूल्य होना चाहिए कि वो उदारता, दयावान, ईमानदार, सहानुभूति, ये सभी गुण एक शिक्षक में मुझे लगता होते भी हैं। यदि वो शिक्षक का पद ग्रहण करता है तो जो अध्ययन है उसके द्वारा ये गुण अपने आप शिक्षक में आते जाते हैं, ये मेरा मानना है। मुझे लगता है सभी लोग इस बात से सहमत होंगे। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि शिक्षक का काम केवल ये नहीं है कि वो जितना पाठ्यक्रम है उसको पूरा कर दे और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ले। विद्यार्थी को जो भी समस्या है, चाहे शिक्षण के क्षेत्र में हो या और भी किसी क्षेत्र में हो, तो विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का हर संभव प्रयास शिक्षक करे, इतनी योग्यता शिक्षक में होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है कि हम जितना अध्ययन करते जाते हैं उतना ही हमें अपनी अज्ञानता का अनुभव होते जाता है। इसका ये मतलब है कि शिक्षक को पूरे समय यानी अपनी जिंदगी भर अध्ययन करना नहीं छोड़ना है। शिक्षक स्वयं एक विद्यार्थी होना चाहिए जिसके मन में हमेशा जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। या जैसे जो भी अब जैसे पुरानी जो शिक्षा नीति थी, अब नई शिक्षा नीति में जो परिवर्तन आया है, मान लीजिए कि ऐसा कोई पाठ्यक्रम है जो मैंने नहीं पढ़ा है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे पढूं, उसे सीखूं और उसके बाद में मैं विद्यार्थियों तक अपना ज्ञान वहां पे पहुंचाऊं। तो ये जो सतत अध्ययनशील होने की जो प्रक्रिया है, तो विवेकानंद का कथन बिल्कुल भी गलत नहीं है कि हम जितना पढ़ते जाते हैं, जितना विद्वानों को सुनते जाते हैं, विचारकों के विचार जानते हैं, उतने हमें ऐसा लगता है कि हम तो अभी कुछ भी नहीं है, हम तो अज्ञानी हैं, और उन्हीं के द्वारा फिर हम अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जैसे मैं हूँ या भुवनेश्वर जी है या और भी तमाम लोग हैं जो डॉक्टर की डिग्री लगाते हैं, पीएचडी हो गए हैं, उसको विद्या वाचस्पति कहा जाता है। तो विद्या वाचस्पति का वास्तविक जो अर्थ है वो प्रत्येक शिक्षक ने जानना चाहिए। तो विद्या वाचस्पति का ये अर्थ है कि जो व्यक्ति, जिसने बहुत ज्यादा अध्ययन किया है या जो जिंदगी भर जिज्ञासु बन के अध्ययन करता है और नई चीजों को सीखता है और अपने ज्ञान को व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए अपने ज्ञान के द्वारा योगदान देता है, वही व्यक्ति विद्या विद्या वाचस्पति होगा। ये मैं कह सकती हूँ। इसका हो सकता है कि और भी भिन्न अर्थ हो, हमारे साथ जो विद्वान है वो हमें हो सकता है आगे बताएंगे। तो मुझे ये लगता है कि औपचारिक शिक्षा जो हम लेते हैं, ये शिक्षक के लिए होनी चाहिए। जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण जो अनौपचारिक शिक्षा है, या मैंने जिन बिंदुओं पे बात की है, मुझे लगता है कि एक शिक्षक में इतने गुण या इतनी योग्यता होनी ही चाहिए। अब जैसे भुवनेश्वर जी ने ये कहा कि भाई जो शिक्षक है उनकी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं, ठीक है समस्याएं हैं, लेकिन यदि हमने शिक्षक के पद को चुना है, शिक्षक के व्यवसाय को चुना है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाएं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि यदि वो योग्यता हमें नहीं है तो उसे हम पाने का प्रयास करें। नई शिक्षा नीति में जो पुरानी शिक्षा नीति में जितने भी अवरोध थे उन्हें दूर करने का प्रयास किया है, और यहाँ पर विद्यार्थी केंद्रित
शिक्षा को ज्यादा बल दिया जा रहा है। तो यदि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा को बल दिया जा रहा है, तब वहां एक प्रश्न उठता है कि वहां पर शिक्षक का क्या कार्य होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो शिक्षक का कार्य पहले भी कहा जाता था कि उसका कार्य मार्गदर्शन प्रदान करना, यानी विद्यार्थी चल रहा है लेकिन उसे किस दिशा में जाना है, किस गति से जाना है, किस आवेग से जाना है, किस बल से जाना है, ये बताने का काम शिक्षक का होता है। मैं और भी कुछ कहना चाहती थी लेकिन मेरे गले में बहुत समस्या हो रही है, तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अपने अग्रजों को सुनना चाहूंगी। आप सभी ने मुझे सुना, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बिल्कुल आपने मर्मस्पर्शी बातें की और एक बिंदु छोड़ करके आप जा रही हैं। बिंदु यह है कि ठीक है, शिक्षा के सारे मानक हमारे अंदर, हमने उपाधियां ले ली, डिग्रियां ले ली, सब कुछ हमने अर्जित कर लिया, लेकिन जो लोग सिफारिशों से पैसे के बल पर नियुक्ति पा रहे हैं, क्या वे ऐसे शिक्षकों को वंचित नहीं कर रहे हैं कि जो योग्य हैं, लेकिन विवशतावश न उनके पास सिफारिश है, न पैसा है, और कहना न होगा कि हो सकता है कि दुर्योग से वे उस जगह नहीं पहुंच पाते जहां पर उनको पहुंचना चाहिए। एक पक्ष ये भी है कि क्या सरकारी या गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले वंचित लोग, जो स्टूडेंट है, क्या वे ऐसे विद्वान शिक्षकों से वंचित नहीं हो जाते हैं जिनकी नियुक्ति ही नहीं होती आजीवन? हालांकि वो जो शिक्षक होता है वह किसी न किसी रूप में अपना कार्य व्यवहार करता रहता है, भले से प्राइवेट में ही पढ़ा रहा हो, शिक्षा तो देता रहता है। लेकिन जहाँ पर गवर्नमेंट की जो बात आती है, जो चीजें हम सुनते हैं, हर एक, ऐसा नहीं किसी एक प्रदेश की बात कर रहा हूँ, हर एक प्रदेश में सुनाई पड़ता है 30 लाख, 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख सिफारिश बिक रहे हैं, सीट खरीद लो, पैसे दे दो, चल ले जाओ। होता भी है, अगर ना भी हो, अगर ये कहा जाए कि नहीं होता तो यूं समझिए कि ये बहुत सच नहीं है। इसलिए कि ठीक है, 5% होता हो, 10% होता हो, 20% होता हो, 40% होता है, ये है जरूर। बिना आग के धुआं नहीं उठती, ऐसा माना भी जाता है, कहावत भी है। तो चीजें हैं, कुछ लोग जानते हैं, और हम कई लोग तो ऐसे हैं जो कि सापेक्ष में कह देते हैं कि ये व्यवस्था करिए, ऐसी नियुक्तियां हो जाएंगी। तो क्या नियुक्तियों पर एक प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता कि हम किस मानक की तलाश करते हैं? जब इंटरव्यू होता है, जब चीजों की नियुक्ति होती है, तो हम खरा मानक बनाने का प्रयास करते हैं, एकदम बिल्कुल इस तरीके से शिक्षक हो कि चमकता हुआ सूर्य हो, और ज्ञान की एकदम लालिमा से, ज्ञान के प्रकाश से सभी को पूर्ण रूप से भर दे। लेकिन हमारे ही समाज में ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो कि यहाँ पर अपने भारतवर्ष में ही उनकी योग्यता को परखा नहीं गया, और मजबूरन उन्हें अन्य देशों में जाकर के भी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी, शिक्षा देनी पड़ी, वहां अपना जीवन यापन करना पड़ा, और अन्य स्थितियों से गुजरना पड़ा। हालांकि उन्होंने, वो अपनी बातें कहते हैं, कहते भी हैं, और बहुत जगह ऐसी स्थितियां आती है को कहते हैं कि हमें तो अपने देश में जगह ही नहीं मिला, तो हम क्या करें। ये सारी एक प्रकार से हमारे लिए दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम अपने ही देश में अजनबी होकर के फिर दूसरी जगह अपनी उस ज्ञान की को बांटने के लिए चले जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि दूसरी जगह ना जाया जाए, बिल्कुल जाया जाए, ज्ञान सार्वभौमिक होता है, पूरे विश्व में दिया जाए। लेकिन जिस मानक की बात करते हैं, जिस क्वालिफिकेशन की बात करते हैं शिक्षक के लिए, ऐसा कौन सा क्वालिफिकेशन है कि जिससे कि शिक्षक एकदम ज्ञानात्मक शिक्षक हो, हर तरीके से परफेक्ट हो, और उसी को चुन करके ज्ञान की स्थिति को प्रोवाइड किया जाए? हमारे बीच में है प्रोफेसर कुमार प्रसाद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और मैं उन्हीं संबंधित तथ्य आपके समक्ष रख रहा था कि आप डिपार्टमेंट ऑफ अंग्रेजी के हैं, और विविध देशों में जाकर के आपने शिक्षा, अपने ज्ञान को प्रदान किया है विद्यार्थियों को। आप लीबिया में प्रोफेसर रहे, उसके बाद आपकी जो प्रकाशन है अन्य देशों में भी हैं, सर अपने आप ही बता देंगे, मैं चूंकि उनको बुलाऊंगा। उसके बाद भी आपकी जो रिसर्च पेपर हैं, वो विविध पत्रिकाओं में, देश में ही नहीं विदेशों में भी प्रकाशित हैं। और साथ ही आपने अपने कर्मठ जीवन से, अपने ज्ञानार्जन से सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का सराहनीय प्रयास किया है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि आपने भी उस दंश को झेला हो, वह पीड़ा आपके अंदर भी हो, जो कि कहीं न कहीं हमें विसंगत की स्थितियों में ले जाता है, जहां मानक पर सवाल खड़ा करता है कि आखिर में गवर्नमेंट कौन से मानक को ग्रहण करते हुए
और उसको स्वीकार करते शिक्षकों की नियुक्ति करती है, और फिर भी उसके बावजूद भी पारदर्शिता की स्थिति नहीं आ पाती, और पारदर्शिता की न आने की स्थिति में सिर्फ सिफारिश, पैसे इत्यादि चीजें हैं, या और कोई अन्य स्थितियां हैं। तो मैं तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन समय मुझे कहने की स्थिति है। हमारे बीच में है प्रोफेसर अनिल कुमार प्रसाद सर। सर, आप अपने वक्तव्य से हम सभी को अब संचित कीजिए। अनिल प्रसाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आभार प्रोफेसर राम नारायण तिवारी जी का, जो इस तरह की परिचर्चा करते हैं और मुझे आमंत्रित करके कुछ अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करते हैं। और सभी उन विद्वज्जनों का जो यहाँ पर आए हैं, उनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। अभी जो डॉक्टर, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, टीकमणि पटवारी, तीकमणि जी ने जो बातें कही, वो बहुत सम्यक बातें कही, और काफी अच्छे ढंग से उन्होंने रेखांकित किया, और बहुत अच्छे ढंग से टीचर की जिम्मेवारी क्या होती है, उसको शिक्षित होना चाहिए, उसके साथ उसको क्षमता होनी चाहिए, कैपेबल होना चाहिए पढ़ाने के लिए, कर्तव्य निष्ठता होनी चाहिए, क्षमावान होना चाहिए, उसको वो टीचिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, उसको एबिलिटी होनी चाहिए, और एफिशिएंसी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और बहुत सारी बातें उन्होंने की जो कि उससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सारी बातें लागू होती हैं एक टीचर के लिए, इसलिए कि टीचर के कंधों पर और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहती है, जो और लोगों से भी बहुत ज्यादा जिम्मेवारी रहती है। हम सभी उस दौर से गुजर चुके हैं जब हम स्कूल में पढ़ते थे, और आज अ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने स्कूल के समय के टीचर्स को नहीं याद करता होगा। अभी कल ही हमारे एक मित्र आए थे मेरे घर पर, जो 40 वर्षों के बाद उनसे मुलाकात हुई थी हमारी, और वो बैंक के बहुत बड़े ऑफिसर थे और रिटायर कर गए, लेकिन वो अपने गांव में बहुत बड़ी बड़े स्केल पर खेती करते हैं। और हम लोग बैठे 1 घंटे के करीब और अपने स्कूल टीचर्स के बारे में बात किए। तो क्या बात है, जब हम अपने स्कूल के शिक्षकों को याद रखते हैं, उनकी हर घटना, उस समय की घटना को याद रखते हैं, और उसके बाद के टीचरों को उतना याद नहीं रखते हैं। आखिर क्या चीज है जो स्कूल टीचर से आदमी बच जाता था आत्मीय ढंग से, और उनकी पढ़ाई से, उनके हास्य विनोद से, उनकी पिटाई से भी, और ये सोचने की बात है, और ऐसा होता है। शिक्षा के संबंध में एक बात इन्होंने कही, डॉक्टर भुवनेश्वर द्विवेदी जी ने, जो मैं बहुत ऑटोबायोग्राफिकल नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ ये घटना हुई। मैं अंग्रेजी से एमए करने आया पटना। मैं पहले मुजफ्फरपुर में ऑनर्स किया था एलएस कॉलेज में, और वहाँ एक बहुत बड़े विद्वान शिक्षक थे, उनका नाम श्री कामचंद्र श्रीवास्तव था। वो केसीएस के नाम से जाने जाते थे, और बहुत विद्वान थे, अरबी, फारसी, अंग्रेजी सबके बहुत विद्वान थे। उन्होंने हमसे कहा कि आप पटना चले जाइए, आप मुजफ्फरपुर में मत पढ़िए। तो हम पटना चले आए। पटना आए, हमको उससे फायदा भी हुआ। हमको अंग्रेजी में उस समय फर्स्ट क्लास नहीं आता था, फर्स्ट क्लास आया। उसके बाद हम यूजीसी नेट क्वालिफाई किए 1985 में, जब पहली बार नेट इंट्रोड्यूस हुआ। उसमें एक क्लॉज था कि कहीं भी इंटरव्यू हो लेक्चरशिप का, तो नेट के स्टूडेंट को, नेट के कैंडिडेट को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन हमने काफी इंटरव्यू दिया वहां पर, और बहुत सारी समस्याएं होती थी जिसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ, वो अपने ही उन्होंने कह दिया है। तो उसकी वजह से हमको बहुत परेशानी हुई। फिर हम बाहर चले गए। इसका हमको कोई दुख और मलाल नहीं है, लेकिन मेरे तरह कई लोग थे जिनको इस तरह की समस्या हुई, और वो परेशान हुए, और वो कहाँ चले गए उसका पता नहीं। वो कैपेबिलिटी होते हुए भी उनको मौका नहीं मिला, उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, और वो सब विलीन हो गए।
तो ये तो एक समस्या है, जो जिस तरह अपॉइंटमेंट में जिस तरह होना चाहिए, जो जिस तरह के अ, क्षमता वाले लोगों को लेना चाहिए, हम नहीं लेकर के और तरह का काम करते हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर बहुत परेशानी अ, होती है। और शिक्षा में जो गिरावट आई है और कई जगहों पर पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं और बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, इसके जिम्मेवार वही लोग हैं जो अच्छे कैंडिडेट्स का चयन नहीं करते। और उसके वजह से दो चीजों का बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत परेशानी है, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन दोनों में बहुत गिरावट है और बहुत परेशानी है। अगर कोई बीमार होता है तो उसको, खैर ये सब मैं बहुत पर्सनल लेवल पर नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं शिक्षा के बारे में एक बात कहता हूँ कि जैसा उन्होंने कहा, डॉक्टर टिकमनी जी ने कहा कि एक क्वालिफिकेशन तय है, कोई भी जॉब है, पद है, उसके लिए क्वालिफिकेशन तय है। तो शिक्षक के लिए एक क्वालिफिकेशन तय है और उसका निर्वहन होना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि कौन से लोग योग्य हैं, उनका ही अपॉइंटमेंट होना चाहिए। इसके बहुत से एक्सेप्शंस भी रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ बिहार में आचार्य शिवपूजन सहाय जी का, जो बहुत बड़े साहित्यकार थे और केवल मैट्रिक पास थे, उनको प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हुआ था। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का आरडीएस कॉलेज में वो बीए पास थे और उनको वो प्रोफेसर के पद पर थे। तो ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन एक जो नॉर्मल जो परंपरा है कि जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको रखना चाहिए, उन्हीं का चयन होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अयोग्य उम्मीदवार को का चयन करते हैं तो वो पूरी पीढ़ी का वो विनाश करते हैं। और हम चूंकि बाहर में काम करते थे और यमन में काम किया, यमन में मैं 17-18 सालों तक काम किया, तो बाहर में आप अयोग्य होकर काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अयोग्य टीचर नहीं टिक सकता है, वैसे ही बाहर में जहां वो आपको रखते हैं वो आपको अयोग्य लोगों को नहीं रख सकते हैं। इसीलिए मैं अपने वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में वहां भी मैं कहा करता था, संस्कृत का एक ये कहा करता था कि विदेशेषु धनम विद्या, विदेश में आपका सबसे बड़ा विद्या जो है, यहाँ विद्या केवल नॉलेज के अर्थ में नहीं है, स्किल के अर्थ में भी है। अगर आपको ज्ञान और स्किल नहीं है तो आपको एक एक दिन भी नहीं रखेंगे। तो विदेशेषु धनम विद्या, वहां पर आपको योग्यता होनी चाहिए, जिस काम के लिए वो रखते हैं वो काम आपको होना चाहिए, करने आना चाहिए। तो विद्या में एक सबसे बड़ी बात है कि विद्या का अर्जन करना, विद्यावान होना, उसका ज्ञान आदमी को होना चाहिए, जो प्रॉपर ढंग में उस विषय में, जिस विषय के हो, उनको उसका ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा ज्ञान ये होना चाहिए, अगर वो शिक्षक हैं तो उस ज्ञान को कैसे हम ट्रांसफर करते हैं, कैसे हम डिसेमिनेट करते हैं, कैसे हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, ये बहुत बड़ा आर्ट है। अगर ये आर्ट नहीं है तो फिर विद्या, टीचर बहुत बड़े विद्वान रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं सकते हैं, उनको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को ज्ञान, ये बहुत एक ऐसी चीज है जिसको हम कहते हैं ये आर्ट है, एक आर्ट है, कैसे हमको उसमें डिसेमिनेट करना चाहिए। अब इसके लिए मेथोडोलॉजी है और इसके लिए टीचर को, जो शिक्षक हैं, उनको ट्रेनिंग देना बहुत अनिवार्य है। मेरी समझ से ट्रेनिंग के बिना कोई अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। टीचर्स ट्रेनिंग है, लेकिन क्या वो सच्चे अर्थों में उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, या
वो सच्चे अर्थों में वो ट्रेंड होते हैं। इसमें मैं शुक्राचार्य का एक संस्कृत में पद ये कहूंगा। उन्होंने कहा है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल नौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजक कस्त दुर्लभ। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र की शक्ति नहीं है। प्रोफेसर राम नारायण तिवारी जी यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे समझ से अभी पूरे हिंदुस्तान में और पूर्वांचल में शास्त्र और लोक का उनके जैसा कोई विद्वान नहीं है। और उनसे परिचय होने के पहले से हम उनको सुनते आ रहे थे। जब वो कुछ मंचों पर वो ये देते थे, तो कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र की शक्ति नहीं है, या कोई ऐसा मूल नहीं है जिसमें औषधि का गुण नहीं है। उसी तरह से कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। तो जरूरत किस चीज की है? जरूरत है योजक तत्र दुर्लभ। जो मैनेजर जो है वो दुर्लभ है। जो आदमी जो उसको जो मैनेजर का काम होता है, जो उसको शेप आउट कर सके, जो उसको आगे बढ़ा सके, उसको उसके क्षमताओं का ज्ञान करा सके। तो जीवन को आजकल सब लोग कहते हैं कि लाइफ इज अबाउट सेल्फ डिस्कवरी, अपने को डिस्कवर करना। लेकिन हम कहते हैं कि लाइफ सेल्फ डिस्कवरी के अलावा सेल्फ क्रिएशन भी है। और सेल्फ क्रिएशन जो है वो कोई योजक करता है। अभी परसों एक चर्चा चल रही थी उपन्यास के बारे में, तो उसमें गुलशन नंदा के उपन्यासों की चर्चा चल रही थी। तो गुलशन नंदा एक लैब में काम करते थे। बस में एक दिन जा रहे थे, तो बगल का सहयात्री उनसे पूछा आप क्या काम करते हैं। उनसे जो बातचीत हुई तो उसने कहा कि आप कहानियां क्यों नहीं लिखते हैं। अब उनको योजक वहीं मिल गया, एक आदमी मिल गया जो कि उनको इंस्पायर कर दिया। तो टीचर का एक काम है शिक्षा देना। तो शिक्षा देना केवल क्लासरूम में पढ़ा देना ही नहीं है। जैसा उन्होंने अभी कहा डॉक्टर टीकमणि ने, कि केवल पढ़ाना ही नहीं है, उसको इंस्पायर भी करना है। स्टूडेंट को इंस्पायर भी करना है और उससे आगे वो क्या कर सकता है, उसकी क्षमता का भान कराना भी टीचर की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो इसमें टीचर का केवल ये नहीं है कि हम गए और इतना ये सिलेबस है और इसको हम पढ़ा दिए और हमारे हमारे स्कूल में एक शिक्षक थे जो कि पीछे लड़के जो बैठते थे, उस समय ट्यूशन का बहुत ये था, आज के तरह का ट्यूशन का नहीं। तो उन लोगों पर दया करके, उन गरीब बच्चों पर, वो घर जाने के पहले फील्ड में उस सबको बैठा करके अंग्रेजी पढ़ाते थे और कहते थे किसी कविता का किसी के कि कुछ आई तो यह लिख दिया पास कर जाइबा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ आई तो यह लिख दिया पास कर जाइबा, यही नहीं उसको पढ़ाना है टीचर को कि यही सिलेबस है और हम उसको पढ़ा दिए। आजकल सभी कॉलेजों में और शिक्षण संस्थाओं में जो क्वालिटी एश्योरेंस का काम चल रहा है, उसमें लर्निंग आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स बिना ऑब्जेक्टिव सोचे हुए टीचर क्लास में चला जाता है और कुछ पढ़ाकर चला आता है। लड़के कुछ समझ नहीं पाते हैं, उससे असंतोष होता है और फिर वो कोचिंग की तरफ जाते हैं। और आजकल यही एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जो कक्षाओं में लड़के नहीं रहते हैं, वो कोचिंग में पढ़ने चले जाते हैं। हमारे जनपद गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में आप कॉलेज में जाएंगे, लड़का रहेगा ही नहीं, सारे लड़के जो हैं वो पटना में रहते हैं। तो भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए कि शिक्षक जो है उसको ये ट्रेनिंग नहीं है कि वो कैसे डिसिमिनेट करे, कैसे स्किल को ट्रांसफर करे। वो सारी बातें हैं। उन्होंने अभी बात की लर्नर सेंटर अप्रोच की, ये बहुत अच्छी बात है कि लर्नर की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। लर्नर की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। हर लर्नर्स को, हर स्टूडेंट पर ध्यान दिया जा रहा है। खास करके जो स्लो लर्नर्स हैं उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
पहले नहीं था कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही है और कोई पूछता है तो उसको डांट करके चुप करा के बैठा दो। अभी सबको पूछा जाता है और सब